23 मई 2008 की सुबह लाल बत्ती लगी गाड़ियों का काफिला मेरठ से बागपत की ओर चला। काफिले में कई महंगी गाड़ियां थीं और काफिला लगभग 30-40 किलोमीटर आगे जाकर बलेनी के पास हिंडन नदी पर जाकर रुका। उस काफिले की एक गाड़ी हिंडन नदी के पास थोड़ा रास्ते से नीचे उतरी और वहीं रह गई और बाकी गाड़ियां सब वापस मेरठ की लौट आई। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया हुआ कि रसूखदार गाड़ियों के पीछे का राज क्या है। करीब 1-2 घंटे बाद आसपास के लोगों ने सोचा कि शायद कोई गाड़ी खड़ी हुई है। जब कोई आहट, कोई चहल पहल नहीं हुई तो आसपास के लोग गाड़ी के पास गए तो देखा उसमें 3 लाशें थीं। चर्चा हुई कि ये लाशें कौन किसकी हैं। तमाम पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी गई। मेरठ के अधिकारियों को पता चला तो उन्हें लगा बागपत का मामला है, बागपत वालों को लगा मेरठ का मामला है। और थोड़ी देर बाद कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू हुई। ये लाशें 3 युवाओं की थी, 3 दोस्तों की थी, जिनमें से 2 उन दिनों मेरठ कॉलेज में पढ़ रहे थे और एक ने कुछ ही दिनों पहले मेरठ कॉलेज पढ़कर छोड़ा था। उन युवाओं के नाम, एक के नाम सुधीर था, एक का पुनीत था और एक का सुनील था। सवाल था कि 3 लाशें आई कैसे और इन 3 लाशों को जो काफिला छोड़ के गया उसका इससे संबंध क्या था। दरअसल मेरठ में सीबा नाम की एक युवती की दोस्ती हाजी इजलाल से थी। हाजी इजलाल उस समय के बड़े मीट कारोबारी था और उसकी दोस्ती मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाले इन 3 छात्रों के साथ हो गई। पुलिस की कहानी को माने तो सीबा को ये पसंद नहीं था कि हाजी इजलाल उन युवकों से दोस्ती रखे। कुछ लोगों का हालांकि इससे तर यह भी कहना है कि उनमें से भी किसी युवा के साथ सीबा की जान पहचान दोस्ती हो गई थी। इस वजह से भी दोनों इन तीनों या चारों की दोस्ती के बीच मन शुरू हुई थी। 23 मई वर्ष 2008 शुक्रवार का दिन था। दोपहर के 11:15 बजे थे। बालेनी थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर सड़क के नीचे की ओर सफेद रंग की मारुति एस्टीम खेतों में बकरी चराने वाले किसानों को दिखाई दी। लोग इसके करीब पहुंचे और इसमें झांक कर देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। कार की पिछली सीट पर लाश पड़ी हुई थी। कार में लाश मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर कार को खुलवाया तो डिग्गी से 2 युवकों की लाशें और मिले। कार में डायरी, 2 मोबाइल भी मिले। डायरी से तीनों लोगों की पहचान 27 वर्षीय सुनील ढाका निवासी जागृति विहार, 22 वर्षीय पुनीत गिरी निवासी परीक्षितगढ़ और 23 वर्षीय सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली बागपत के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि पुनीत और सुधीर की गर्दन को धारदार हथियार से काटा गया था और उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। सुनील ढाका के सिर पर और गर्दन पर घातक निशान थे। इसके पैर पर गोली का भी निशान था। शव को कार के कवर में लपेटा गया था। पुलिस ने बताया कि सुनील ढाका का भाई और पुनीत के चाचा एस.के. गिरी के परिजन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में थे। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस का कहना था कि हत्यारों ने जान लेने से पहले बड़ी ही बेरहमी से इन युवकों की पिटाई भी की थी। वहीं ये भी सामने आया कि इन तीनों ही युवकों को कुछ अन्य युवकों के साथ आधी रात तक विक्टोरिया पार्क मेरठ के स्विमिंग पूल पर देखा गया था। यहाँ मौज मस्ती के बाद 2 गाड़ियों में सवार होकर वे वहां से रवाना हुए थे। अब पुलिस इस बात को लेकर सवालों में उलझी थी कि ये तीनों ही मृतक नंगे पांव थे और आधे अधूरे कपड़ों में थे। पुलिस का मानना था कि या तो ये तीनों लोग सो रहे होंगे या फिर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। इसी दौरान इन पर हमला कर इनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन में जुटी थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका था कि हत्या मेरठ में हुई या फिर बागपत में। तीनों लाशों के पोस्टमार्टम के बाद इस मर्डर मिस्ट्री के पेज कुछ ढीले होने शुरू हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सुधीर की मौत गोली लगने से, जबकि सुनील और पुनीत की हत्या गला रेत कर की गई थी। गला रेतने के लिए पशु काटने जैसे धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था। पोस्टमार्टम के मुताबिक हत्या 24 घंटे पहले की गई थी, यानी तीनों के मर्डर गुरुवार को आधी रात के आसपास हुए। जांच में ये भी सामने आया कि हत्या के कई घंटे पहले तक इन तीनों युवकों ने भरपेट खाना भी नहीं खाया था। 22 मई की रात 2008 को ये तय हुआ कि चारों दोस्त मिलते हैं, यानी कि तीनों, पुनीत, सुनील और सुधीर, उनको इजलाल ने गुदड़ी बाजार, जो मेरठ का इलाका जहाँ इजलाल रहता था, जहाँ उसकी कहें कि उसका रसूख था, वहाँ चलती पिलती थी, वो गुदड़ी बाजार इलाके में जब बुलाया, इजलाल नशे में था और जैसी ही बातें होनी शुरू हुई और आपस में झगड़ा हुआ तो तीनों युवाओं को इजलाल के साथियों ने पकड़ा।
पहले लोहे के पाइपों से पीटा गया, सरेआम उनके हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद गोलियां मारी गईं। इससे भी मन नहीं भरा तो गले काटे गए और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी आंखें फोड़ दी गई। सड़क खून से लाल हो गई। उसके बाद घर के पास जीने के कोने में तीनों लाशें डाल दी गईं। सुबह लगभग जब होने को आई, सड़क खून से लथपथ थी, लाल थी। वहीं जो लाशें जीने के पास रखी हुई थी उससे भी खून बहकर सड़क पे आने लगा। इसके बाद इजलाल का नशा उतरा। उसने और उसके कुछ और साथी जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उन्होंने समरसीबल पाइप चला के सड़क से खून धोया और उसके बाद उन लाशों को खींचा और वो काफिला जिसका जिक्र पहले किया गया था, उन गाड़ियों को उस काफिले में रखा। लाल बत्ती इसलिए लगाई गई जिससे कि रास्ते में कोई शक ना हो और कोई उन्हें रोके भी नहीं। इसमें खास बात यह भी है कि जब वो लाश डाली जा रही थी गाड़ी में, जैसे स्टीम कार में वो लाशें डाल के वहाँ छोड़ दी गई थी। कहा तो ये भी जाता कि शायद कहीं और आगे ले जाने का प्लान था, लेकिन तेल खत्म होने की वजह से उस गाड़ी को वहीं छोड़ देगा। इस तिहरे हत्याकांड की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिल गए। हत्या के अगले ही दिन पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे और सामने आया कि तीनों की हत्याएं मेरठ कोतवाली के शाहनत्थन में हुई थी। यहाँ एक चबूतरे पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कई घंटे तक गहनता से जांच की तो किसी पुरुष शरीर के अवशेष मिले और चबूतरे पर गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी थी। वहीं चबूतरे पर खून लगा था जिसे खुरचा गया था। दूसरी तरफ बागपत पुलिस ने एक लाल रंग की टाटा सफारी बरामद की। पुलिस को इस कार से अंडरवियर बरामद हुए तो इसके अलावा खून से सने कपड़े भी मिले। माना जा रहा था कि इसी गाड़ी को हत्याकांड के लिए प्रयुक्त किया गया। इस गाड़ी की एक अगली और पिछली सीट पर खून के दाग भी मिले। गाड़ी से कपड़ा भी बरामद हुआ जो खून से सना था। गाड़ी के पिछली साइड में एक रगड़ लगी थी जिसे बुलेट का निशान माना जा रहा था। पुलिस की जांच में ये तो साफ हो गया था कि तीनों को दोस्ती का वास्ता देकर स्विमिंग पूल से शाहनत्थन बुलाया गया। यहाँ सभी ने साथ बैठकर मौज मस्ती की और फिर कहा सुनी के बाद तीनों को जमकर पीटा गया और धारदार हथियार से उनकी हत्याएं कर दी गई। शुरुआत में पुलिस इसे प्रॉपर्टी, अय्याशी और आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही थी, लेकिन मामले ने उस वक्त नया एंगल ले लिया जब सामने आया कि हत्या की वजह किसी युवती की मौजूदगी है। ये हत्याकांड अब लव ट्रायंगल का मोड़ ले चुका था। पुलिस अब इस युवती की तलाश में जुट गई थी। जांच पड़ताल में सामने आया कि पति से अलग रह रही युवती मेरठ के गंगानगर निवासी है, जिसकी मरने वाले एक युवक से घनिष्ठता थी। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी, लेकिन बाद में युवती की पहचान कोतवाली के शाहनत्थन निवासी दूसरे समुदाय के युवक इजलाल से हो गई, जिसका बड़ा कारोबार था। दोनों की जान पहचान प्रेम संबंधों का रूप लेने लगी थी। इसे लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। हत्या से 12 दिन पहले भी युवती को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। इन युवकों ने शाहनत्थन के युवक को कॉलोनी में घुसने पर देख लेने की धमकी दी थी। हालांकि उस वक्त फैसला हो गया था। पुलिस ने युवती से कई घंटे पूछताछ की। युवती ने पुलिस को बताया कि इजलाल से उसकी बात हुई थी, लेकिन हत्या के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस ने जांच की तो एक बुलेट, एक गोली उस कार में मिली और उस गोली ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया कि इसको चलाने वाला कौन है, इसका हत्यारा कौन है। दरअसल जिस रिवॉल्वर के साथ वो गोली मैच हुई वो हाजी इजलाल की रिवॉल्वर थी। हाजी इजलाल के पास रहती थी। इसमें भी एक खास बात यह है कि वो रिवॉल्वर भी सरकारी थी। ये भी माना गया कि जो मेरठ में 1987 के दंगे हुए, संभवतः उसमें वो लूटी गई थी, जिसको इजलाल अपनी पसंदीदा रिवॉल्वर बताता था, जिससे गोली चला के उन युवकों की हत्या करी गई। पुलिस इस हत्याकांड के खुलासे के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी थी। ये वीभत्स हत्याकांड शहर भर में चर्चा का विषय बना था। वहीं बागपत पुलिस और मेरठ पुलिस इस पर मिलकर काम कर रही थी। पुलिस ने युवती समेत आधा दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया। शहर में ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई। लाल कुर्ती में छापे के दौरान टीम का विरोध भी हो गया। इसके बावजूद टीम वहां से 4 युवकों को उठाकर ले आई। इनमें वे युवक भी शामिल थे जिनको आखिरी बार मृतकों के साथ देखा गया था। पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग चुके थे। मुख्य आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही थी। ताबड़तोड़ छापे मारे गए। घर और फैक्ट्री में दबिश दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर पर बुजुर्ग महिलाएं मिली, उनसे पूछताछ की गई तो बताया गया कि उनका बेटा जमात में गया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में ताला लगा दिया और कारोबारी इजलाल पर ही ध्यान केंद्रित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए। मीट व्यापारी इजलाल का नाम सुर्खियों में आते ही शहर भर में सनसनी फैल गई। इजलाल के घर 3 युवकों की हत्या के विरोध में छात्रों और व्यापारियों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया।
अधिकारियों को खून से पत्र लिखे गए तो दूसरी तरफ मेरठ बंद का ऐलान कर दिया। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दे डाली कि अगर इजलाल और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके अवैध धंधों को बंद नहीं कराया गया तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। वहीं मुख्य आरोपी की गहन जांच पड़ताल में पुलिस को काफी सबूत मिल गए। चबूतरे के खड़ंजे पर बिछी टाइल्स पर खून के धब्बे, घर के आंगन में एक खोखा मिला, दीवार पर गोली के निशान लगे मिले और उसके सामने वाले घर से खून से सने कपड़े बरामद किए गए। खून से सनी आधी चादर, एक टोपी, चप्पल आदि भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आधी चादर घर से बरामद हुई जबकि आधी चादर में सुनील का शव लिपटा हुआ था। इसके अलावा फर्श की दरारों में भी खून पाया गया। टीम इजलाल के भाई अफजल के मीट प्लांट पर पहुंची और छापा मारा। मौके से इजलाल की ब्लैक होंडा कार और लाल रंग की 2 अन्य लग्जरी कारें भी बरामद हुई। हंगामे, बंद और प्रदर्शनों के बीच इजलाल गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि चर्चा ये भी हुई कि उसने सरेंडर किया। इसके बाद मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया और तन्हाई बैरक में डाल दिया गया। अब 16 साल की लड़ाई के बाद इस मामले में दोषियों को सजा मिली है। आरोपी दोषी बने, दोषियों को सजा मिली है और परिवार वालों का कहना है कि उनकी जो लंबी लड़ाई है वो कुछ हद तक उन्होंने जो संघर्ष किया है वो अंजाम तक पहुंचा है। इस जघन्य हत्याकांड में अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड में अदालत ने इजलाल कुरैशी और शीबा समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी आरोपी जेल में हैं। अदालत के फैसले के दौरान कचहरी में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात रही। किसी को भी चेकिंग के बिना अंदर नहीं जाने दिया गया। तिहरे हत्याकांड में वादी पक्ष और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि यह हत्याकांड जघन्य हत्याकांड की श्रेणी में आता है। ऐसे में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मुलजिमों का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 3 शवों के टुकड़े नहीं किए गए, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है। ऐसे में ये दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से बहस की गई कि तीनों युवकों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ था। छुरे से उनके गले काटे गए, गोलियां मारी गई, पाइपों से उन्हें पीटा गया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, इसलिए ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज डाइस से उठ गए। लंच के बाद दोपहर बाद वे वापस डाइस पर पहुंचे और 3:45 बजे फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 16 साल बाद इस ट्रिपल मर्डर केस में आज फैसला आया है। इसके संबंध में आपका क्या विचार है और क्या आपको इसके विषय में कहना है? ये घटना दिनांक 22/23/5/2008 की है। इस घटना में मुलजिमों के द्वारा 3 निर्मम हत्याएं की गई थी निर्दोष लड़कों की और पीड़ित परिवार 16 साल से न्याय के लिए प्रयासरत था। उन्हें आज न्याय मिला है। क्या आज जो न्यायालय में निर्णय दिया गया है आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया है और उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया है। दी गई सजा से हम संतुष्ट हैं। आगे भी इसके विषय में आपको कुछ विचार हो आगे जाने का? दिया गया दंड पर्याप्त है। बाकी निर्णय आने पर देखा जाएगा और पीड़ित परिवारों द्वारा क्या प्रतिक्रिया होती है उसके संबंध में फैसला पीड़ित परिवारों को लेना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।